सोक्रेटिस का फिलॉसफी में कंट्रीब्यूशन, क्या कंट्रीब्यूशन था सोक्रेटिस का? अगर ये सवाल मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या लगता है कि फिलॉसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोक्रेटिस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, अगर मैं सोचूं तो मेरे दिमाग में क्या चीजें आती है। पहली चीज तो यही आती है कि ही सैक्रिफाइस्ड हिज लाइफ फॉर ट्रूथ और फिलॉसफी। इनफैक्ट एथिक्स की क्लास में भी जैसे हमको पढ़ाया गया था कि सोक्रेटिस का जीने का जो तरीका है वो हमें बताता है कि किस तरह मरना चाहिए, या फिर सोक्रेटिस का जो मरने का तरीका है वो हमें बताता है कि हमें किस तरीके से जीना चाहिए या किन मूल्यों के लिए जीना चाहिए। और एक तरीके से मतलब मैं सोचता हूँ हाँ फिलोसॉफिकली ये इम्पोर्टेंट है, मतलब कि ट्रूथ के लिए, फिलोसफी के लिए जान दे देना। एट द सेम टाइम ये मैं फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन की तरह नहीं मानूंगा, क्योंकि क्रिटिक्स बोल सकते हैं कि ये मतलब एक इमोशनल इश्यू है बजाय मतलब रियल फिलोसफी के। और मैं बोलूंगा कि हाँ ठीक है, मतलब एथिक्स में पढ़ना या अदरवाइज पर्सनल हीरो हो सकता है सोक्रेटिस आपका किसी का भी, कि उसने अपनी जान दे दी ट्रूथ के लिए, फिलोसफी के लिए, या जिसके भी लिए। लेकिन इन टर्म्स ऑफ सम सब्सटेंशियल आइडियाज क्या चीजें दिमाग में आती है? एक बात ये दिमाग में आती है कि सोक्रेटिस एक गरीब परिवार से आया था और बहुत ही कुरूप था, दिखने में बहुत बदसूरत था, अगली था। कुछ लोगों को ये बात पसंद आ सकती है, पर्सनली मुझे भी मतलब पहले ये बात पसंद आती थी, क्योंकि एक तरीके से ये मुझे कंसोल कर रहा है कि आप सोक्रेटिस की तरह महान बन सकते हो, भले ही आपकी शक्ल सूरत कैसी भी हो या आप गरीब परिवार से आए हो। तो ये है, बट स्टिल मतलब ये कोई फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन नहीं है। इनफैक्ट नीत्शे तो इस चीज मतलब हेट करता था, या हेट तो एक स्ट्रॉन्ग वर्ड हो गया, बट एक वो काफी क्रिटिकल था, मतलब इनफैक्ट सोक्रेटिस के बदसूरत होने का, स्पेशली उसके गरीब होने का, क्योंकि नीत्शे बात कर रहा है मास्टर एंड स्लेव मोरालिटी की। तो ये भी मतलब एक अच्छी बात है, मतलब कोई गरीब है, कोई बदसूरत है, उसको भी मतलब फिलॉसफी में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और सोक्रेटिस अगर ऐसा ही एक फिगर था तो वो मतलब अच्छी बात है। व्यक्तिगत रूप से मैं इसको पसंद करूंगा, बट स्टिल फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ये पॉइंट भी उतना नहीं लगता। तो फिर कौन से आइडियाज दिमाग में आते हैं जो सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशन माने सोक्रेटिस के? और अगेन यहाँ भी दिक्कत ये है कि सोक्रेटिस ने ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो उसका जो भी काम है वो प्लेटो के जो डायलॉग्स हैं उनके जरिए हम तक पहुंच रहा है। तो ये मतलब क्लियर नहीं है कि कहाँ पे सोक्रेटिस के मुंह से असल में सोक्रेटिस बोल रहा है या फिर सोक्रेटिस के मुंह से असल में प्लेटो बोल रहा है। नॉनदलेस मेरे ख्याल से 3 आइडियाज मेरे दिमाग में आते हैं। पहला तो सोक्रेटिस के जो दो कोट्स हैं वो मतलब फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन में मान सकता हूं, क्योंकि कई बार कुछ बड़ा मतलब ज्यादा सब्सटेंशियल चीज के पहले हम किसी गूढ़ बात से शुरुआत करते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, टेक्निकलिटीज, बोरिंग, लेकिन उसकी शुरुआत किसी गूढ़ चीज से हो रही है, जैसे कि प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसे ही हम कई बार कोई बड़ा आर्टिकल लिखते हैं, उसके शुरू में हम कोई कोट डाल देते हैं जो किसी तरीके से जो फॉलो करेगा आर्टिकल में उसको रिफ्लेक्ट करता हो, उसके एसेंस को रिफ्लेक्ट करता हो।
बुक की शुरुआत में हम दे सकते हैं, फिल्मों की शुरुआत में कई बार लोग कोट्स देते हैं। तो ऐसे ही क्यों ना हम ऐसे देखें कि फिलॉसफी की शुरुआत आगे जो होगा वो ज्यादा रिगरस फिलॉसफी होगी, लेकिन शुरुआत हम कोट्स से करें। और इस संदर्भ में, इस कॉन्टेक्स्ट में सोक्रेटिस के जो 2 कोट्स हैं वो काफी मायने रखते हैं। पहला तो उसका जो कहना था कि ऐसा कुछ कहना था कि मैं इतना जानता हूं कि मैं नहीं जानता, आई नो दैट आई डू नॉट नो, या कुछ इस तरीके का था। अब मुझे एग्जैक्ट कोट याद नहीं है, लेकिन जो भी वो मतलब संदेह कर रहा है, मतलब कि उसको ऑरेकल ऑफ डेल्फी ने शायद सबसे वाइज पर्सन बोला था, और उसका यही कहना था कि शायद मतलब इस सेंस में शायद ये जस्टिफाइड है ऐसा कहना कि मैं कम से कम ये जानता हूं कि मैं नहीं जानता हूं, ऐसा कुछ। और दूसरा जो उसका कोट था वो था an unexamined life is not worth living। ये मतलब एक, मेरे ख्याल से ये दोनों कोट्स एक गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह एक्ट करते हैं मेरे लिए, बीकन की तरह काम करते हैं। गाइडिंग लाइट, बीकन होता है ना, तो गाइडिंग लाइट या गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करते हैं। पर्सनली मतलब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए काफी मोटिवेटिंग है, ये दोनों इंस्पिरेशनल कोट्स हैं। बट अदरवाइज भी मतलब मेरा कहना है कि फिलॉसफी जब आप कर रहे हो तो उसमें ये प्रिज्यूम्ड है एक तरीके से, और इसलिए ये कोट मतलब फिलॉसफी क्या है एक तरीके से उसको काफी हद तक कह रहा है कि हम फिलॉसफी कर क्यों रहे हैं मतलब आखिर इस सब का मकसद क्या है, मतलब क्या इससे पैसा मिल जाएगा या फेम मिल जाएगा या गाड़ी बंगला लड़की मिल जाएगी, पॉलिटिकल पावर मिल जाएगा, ये सब बात की चीजें हो सकती है। बट प्राइमरीली मतलब फिलोसोफर होता है क्योंकि मतलब एक तरीके से मतलब उसके लिए चीजों को जानना जरूरी है। अनएग्जामिन्ड लाइफ उसके लिए इज नॉट वर्थ लिविंग। तो ये एक कंट्रीब्यूशन है। दूसरा कंट्रीब्यूशन सोक्रेटिस की डायलेक्टिक मेथड है, और मैं सीखना चाहता हूँ क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि मैं बहुत ज्यादा मतलब भाषणबाजी में लग जाता हूँ, अपनी तरफ से ही भाषण दिए जा रहा हूँ या बहस कर रहा हूँ या मुझे गुस्सा आ जा रहा है। लेकिन जो प्लेटो के डायलॉग्स हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि सोक्रेटिस कैसे मतलब बहुत शांत तरीके से पॉइंट आउट कर रहा है, क्वेश्चन के फॉर्म में सामने वाले अपनी बात को रख रहा है, और उससे मतलब सामने वाला सोचने पर मजबूर हो रहा है कि उसका जो पहले वाला स्टेटमेंट था या आर्ग्यूमेंट था या बात थी वो उसमें प्रॉब्लम्स हैं, और ये सही तरीका है। हालांकि इसके लिए ऐसे सेंसिबल लोग भी होने चाहिए जो मतलब डायलॉग करने की स्थिति में हो, लेकिन ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं पर्सनली खुद देखता हूँ कि कई बार मतलब मैं बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ या ज्यादा पैशनेट हो जाता हूँ, बहुत ही स्ट्रेच में मतलब एक तरफा डिलीवरी कर देता हूँ मैं डायलॉग डिलीवरी। लेकिन ये डायलेक्टिकल मेथड मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया चीज है, और फिलॉसफी ये फिलोसॉफिकल कंट्रीब्यूशन भी है क्योंकि फिलॉसफी एज सच मतलब अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स आर्ग्यूमेंटेशन के बारे में भी है। फिलॉसफी में हम आर्ग्यूमेंट से करते हैं, हम तर्क संगतता देखने की कोशिश करते हैं, तर्क संगत होने की कोशिश करते हैं। तो ये जो डायलेक्टिकल मेथड है वो भी मुझे लगता है कि बहुत एक तर्क संगत तरीके से चीजों को इन्वेस्टिगेट करने के बारे में, तो और मतलब ज्ञान प्राप्ति के लिए ये मतलब, और ये जरूरी नहीं है कि हमेशा कोई मतलब हायर लेवल पे आदमी हो मास्टर और लोअर लेवल पे हो डिसाइपल, ऐसा जरूरी नहीं है। और सोक्रेटिस भी के इस बिहेवियर में भी एटलीस्ट फ्रॉम प्लेटोस डायलॉग्स ऐसा नहीं दिखता कि वो कोई बहुत एरोगेंट आदमी है कि मैं सच बताऊंगा,
वो सिंपली ऑब्जर्व नोटिस कर रहा है कि जो बात कही गई है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, फॉल्ट है, कुछ गैप्स हैं, या वो एविडेंस उस बात को सपोर्ट नहीं करते, जो भी। तो जरूरी नहीं है कि मास्टर और मतलब कोई दो अलग लेवल के आदमी, ये मतलब एक समूह बराबर के स्तर पे भी लोग कर सकते हैं। हम लोग, सभी लोग ऐसा कर सकते हैं। हम नागरिक, हम बतौर इंसान एक दूसरे से बातचीत करते वक्त ओपन माइंडेड हो सकते हैं, इंक्विजिटिव हो सकते हैं, कॉन्टेम्पलेटिंग हो सकते हैं, डिस्कर्सिव हो सकते हैं, जो भी, लेकिन हम डायलॉग कर सकते हैं और इसके जरिए हम सभी जो भी इन्वॉल्व हैं डायलॉग में वो नॉलेज गेन कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल का। इग्नू के असाइनमेंट या कहीं तो भी क्वेश्चन आया था कि मतलब सोक्रेटिस की डायलेक्टिकल मेथड और हीगल के डायलेक्टिकल मेथड में क्या डिफरेंस है। मैंने आंसर लिखा था कि सोक्रेटिस की जो मेथड है डायलेक्टिकल मेथड वो मतलब एपिस्टेमोलॉजिकल है क्योंकि नॉलेज प्रोसेस, नॉलेज के बारे में, और हीगल की जो डायलेक्टिकल मेथड है वो मेटाफिजिकल है क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी या ऑल एनकम्पासिंग रियलिटी की बात कर रही है। मुझे नहीं पता कि यह सही जवाब था कि नहीं, बट इट मेड सेंस टू मी टू write my answer in those terms because that's how I understood epistemology and metaphysics. तो सोक्रेटिस की डायलेक्टिकल मेथड एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है और हीगल की मेटाफिजिक्स से, और फिर मार्क्स हीगल की डायलेक्टिकल मेथड को आगे ले जाके डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म वगैरह कर रहा है और आगे फ्रैंकफर्ट स्कूल वगैरह। तो जो भी, तो ये दूसरा कंट्रीब्यूशन हो गया। और तीसरा कंट्रीब्यूशन सोक्रेटिस का मैं बोलूँगा, कंसेप्ट्स के बारे में वो बात कर रहा है। अगेन मतलब हम नहीं जानते एग्जैक्टली मतलब, और इस तरह की चीज़ें पहले भी होंगी, मतलब मुझे जैसे पाइथागोरस वगैरह भी इस तरह की चीज़ों की बातें करते थे, जैसे नंबर्स की प्राइमेसी या फिर नंबर का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन डेफिनेटली कुछ आइडियाज सर्कुलेट हो रहे होंगे उस तरीके के। लेकिन जब मैं प्लेटो को पढ़ रहा हूँ या पढ़ रहा था उस वक्त, उसमें मतलब ये जिक्र आता है कि जो चीज को सोक्रेटिस कॉन्सेप्ट कह रहा है उसको प्लेटो आइडियाज बोल रहा है, और आगे मतलब एरिस्टोटल फॉर्म्स एंड मैटर के बारे में बात कर रहा है। तो ये जो भी चीज है प्लेटो के लिए जैसे ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में है आइडियाज, इन वर्ल्ड ऑफ आइडियाज, सोक्रेटिस के लिए मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं, ऐसा हमको बताया गया था। मुझे खुद बहुत ज्यादा नहीं पता, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता, लेकिन ये मुझे याद आता है। और चूंकि मतलब मैं इन पर्टिकुलर में इंटरेस्टेड हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और मैं खुद साइकोलॉजी पढ़ रहा हूँ अभी, और साइकोलॉजिकल रिसर्च में इंटरेस्टेड हूँ रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्सेप्ट लर्निंग। तो इंटरेस्टिंग है कि मतलब आज की रिसर्च तो बहुत ज्यादा आगे एडवांस हो गई है, लेकिन फिर भी बात यह है कि कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट जो है, कंसेप्चुअलाइजेशन है कि जो प्रोसेस है, ये हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है, एसेंशियल है, क्रिटिकल है। कि अगर कंसेप्ट अगर हम फॉर्म नहीं कर पाते तो हमारा जीना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है, या शायद हम जी नहीं पाते। और भी रिसर्चेस हैं बहुत सारी जो नॉन ह्यूमन एनिमल्स में भी कंसेप्ट से रिलेटेड स्टडीज करती हैं कि जानवरों में भी ये चीज होती है कि नहीं, या किस हद तक होती है, इस तरह की। तो अभी तो बहुत भयंकर मतलब बहुत आगे के लेवल पे ये रिसर्चेस पहुंच गई है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। लेकिन कहीं ना कहीं तो किसी भी चीज की शुरुआत होनी होती है ना, तो वो जनरली मतलब किसी भी चीज की शुरुआत होती है तो वो बहुत ही वेग आइडियाज, वो आर्ट्स में शुरू हो सकता है, फिलोसफी में हो सकता है, शुरू में बहुत वेग है, और विद टाइम मतलब उसको ज्यादा मतलब वो साइंटिफिक रूप लेता जाता है, रिगरस मेथड्स एंड रिसर्च, एडवांस
जो मेथड्स हैं या इंस्ट्रूमेंटेशंस हैं उनके ज़रिए उन पे काम होता है, लेकिन कहीं ना कहीं शुरुआत होनी होती है। और इसलिए मुझे ये सारे जो डिस्कोर्सेस हैं कंसेप्ट से रिलेटेड वो मुझे पसंद आते हैं, चाहे सोक्रेटिस का कॉन्सेप्ट हो या प्लेटो का आइडियाज़ हो। भले ही वो मतलब ऐसी बातें बोल रहा है जो एम्पेरिकली वेरीफाई नहीं कर सकते हम, और ये ज़रूरी नहीं है मेरे लिए मानना कि ऐसा सही में कोई ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड है, लेकिन जो उसकी स्कीम है मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और एट द सेम टाइम जो एरिस्टोटल का फॉर्म या फॉर्म एंड मैटर है वो भी मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। और मैं मतलब मुझे तीनों ही अपील करते हैं, और मैं प्रोबेबली मतलब ये कहना मुश्किल हो जाता है डेफिनेटली, मतलब मैं लेस अग्री करूंगा प्लेटो के साथ कि जो ऐसे आइडियाज होते हैं किसी वर्ल्ड ऑफ आइडियाज में, ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड में, लेकिन स्टिल मतलब प्लेटो मेरे लिए इंटरेस्टिंग फिलोसोफर है। हमेशा जरूरी नहीं कि हम चीज़ों को ऐसे देखें कि एम्पेरिकल फॉर्म में, हम कंसेप्चुअली उन चीज़ों को, कंसेप्चुअल फॉर्म को हम अप्रिशिएट कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो मतलब कई फिलोसोफर्स मिलेंगे। लाइबनिट्ज की मोनेडोलॉजी में मोनेट्स हैं वगैरह वगैरह, मतलब उसका क्या एविडेंस है, मतलब हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। या फिर हीगल का ही ले लें अगर, जो क्या है उसका, हीगल का एब्सोल्यूट आइडिया या स्पिरिट, बहुत ही स्पेक्युलेटिव फिलोसफी है, कोई एविडेंस नहीं, कुछ नहीं, लेकिन तब भी अच्छे फिलोसोफर्स के स्पेक्युलेशंस भी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। उनको कंसेप्चुअल सिस्टम्स की तरह जब हम एनालाइज करते हैं तो कुछ हमें पर्सनल लेवल पे हमें कुछ इंटरेस्टिंग मिल सकता है। और फिलोसॉफिकली तो वो अच्छे फिलोसोफर्स हैं ही, मतलब हीगल वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर्स रहा है। कौन सी सेंचुरी का, 18th या 19th सेंचुरी का। बहरहाल तो ये तीन चीजें मतलब मुझे लगता है कि सोक्रेटिस के इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे हैं। पहला तो उसके जो कोट्स हैं, आई नो दैट आई डू नॉट नो, और दूसरा अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह हो गए फिलोसफी के। दूसरा क्या मैंने बोला, डायलेक्टिकल मेथड। और तीसरा ये जो कंसेप्ट का विचार है, कंसेप्ट का आइडिया है, कंसेप्ट का कॉन्सेप्ट है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। बट एनीवेज, फिर से मैं सवाल आपसे पूछता हूँ, एक बार आप अपने दिमाग पे जोर डालो कि अगर मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सोक्रेटिस का क्या इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन रहा है, आप ये सोचिए और मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा मेरे दूसरे चैनल्स हैं जो फिलोसफी से डील करते हैं, लेकिन एंटरटेनमेंट या बहुत ब्रॉड सेंस में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, आप उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरी जो फिलोसफी से रिलेटेड बुक्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। मैं इन सब से रिलेटेड लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और एंड स्क्रीन पर भी दे दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।